Hi students, welcome back to my YouTube channel Zubair Pharmacy Wala. Today we will discuss about renal pharmacology. It means drugs acting on kidneys. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ड्रग्स के बारे में जो किडनी पे वर्क करता है, जिसको हम डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स नाम से जानते हैं। ये फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर है। तो अगर इफ स्टूडेंट्स हु रीड्स इन डी फार्म सेकेंड ईयर, सो मैं एक बात कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड ईयर में 2003 में एग्जाम्स देने वाले हैं। तो उनकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मोड ऑफ एक्शन, इट मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इजीली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आता है तो आप समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा खराब कर रहा है तो आपको उसको नेगलेक्ट कर देना है और आगे चलना है। इसमें जो सिलेबस में पूरे सिलेबस अगर आप फार्माकोलॉजी का देखेंगे तो जितने भी ड्रग्स हैं उन ड्रग्स के सिर्फ क्लासिफिकेशन, यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और यही एग्जाम में आएंगे। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पीसीआई ने अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो आप इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत कमजोर होता है और उसी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम खराब हो जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि रीनल फार्माकोलॉजी में अगर हम इसकी डिस्कस करेंगे तो बिना किडनी के फंक्शंस का डिस्कस हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि किडनी क्या होता है और क्या वर्क करता है। जैसा कि आपने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपने इस पे पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसी को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। किडनी इज मेनली अ रेगुलेटरी ऑर्गन, यानी कि रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो हैज एक्सक्रीटरी फंक्शन। इसका दूसरा वर्क क्या है? एक्सक्रीट करता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, और इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है किडनी का? तो नेफ्रॉन है। Each kidney contains about 1 million, it means 10 lakh। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और ये 1 मिलियन हर एक बुक में डिफरेंस है। किसी में 1.20 मिलियन है, किसी में 1 मिलियन है। तो आप सीधी सीधी आप याद रखें कि 10 लाख एक किडनी में। तो हमारे पास या ह्यूमन बीइंग के पास 2 किडनी होती है तो 20 लाख नेफ्रॉन का मालिक होता है। ओके, यानी 20 लाख नेफ्रॉन उसके पास होते हैं, और नेफ्रॉन ही है जो किडनी को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। तो हमने बताया कि रेगुलेटरी ऑर्गन है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। रेगुलेटरी ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है? यानी रेगुलेटरी में एसिड बेस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी हमारे बॉडी के अंदर एसिड बेस होता है, फ्लूइड होता है, चाहे आप आरबीसी बोले, डब्ल्यूबीसी बोले, या आप लिम्फोसाइट्स यानी कि लिम्फ बोले, या इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, इन सबको रेगुलेट करता है। अगर ये किडनी ना रहे तो कोई अधिक भागे, कोई नीचे रहे,
है ना, तो ये इम्बैलेंस हो जाएंगे। या कभी कभी आप देखते होंगे फंक्शंस, किडनी के फंक्शन में जब एबनॉर्मलिटीज आती है तो यही सारी चीजें क्या होने लगती हैं, इधर की उधर होने लगती हैं, और अब उसके बाद यूरिन या ब्लड के टेस्ट में ये सब चीजें उल्टी पुल्टी नजर आती हैं। तो रेगुलेट करता है। एक्सक्रीटरी, इट मींस एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको क्या करता है, उसको एक्सक्रीट करता है हमारे बॉडी से, यानी कि उसको हमारे बॉडी में नहीं रहने देता है, उसको नहीं रहना चाहिए, वो उसकी जगह हमारी बॉडी नहीं बनी है, तो इसलिए उसको क्या कर देता है, उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। वो यूरिनरी सिस्टम के माध्यम से, या हम कह सकते हैं यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। उसके बाद तीसरे जो वर्क है, फंक्शन है, जॉब्स है, हार्मोनल एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। अब आप इरिथ्रोपोइटिन्स क्या होते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, एंड ब्लड वेयर इट इज फॉर्म इन बोन मैरो। तो आप इसकी जो फिजियोलॉजी है, आप जब फिजियोलॉजी में पढ़ें तो इस पे बहुत ध्यान देने की चीज है ना। बिना आप इस चीज को आप जरूर पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए कि इरिथ्रोपोइटिन, है ना, ये क्या होता है। या बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताता कि प्रोडक्शन ऑफ रेनिन कैसे होता है, विटामिन डी एक्टिवेशन, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ फार्माकोलॉजी के बारे में। अब हम चलते हैं डायूरेटिक्स क्या है। तो डायूरेटिक्स यानी ऐसे सब्सटेंस, डायूरेटिक्स आर ड्रग्स और सब्सटेंस विच प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यानी क्या करता है डायूरेटिक्स की, बिल्कुल आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि डायूरेटिक्स ये वाटर पिल्स इसको कहा जाता है, यानी हमारे बॉडी से वाटर बाहर निकालता है, यानी यूरिन के रूप में हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस, अभी आपने देखा वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए हम इसको डायूरेटिक्स जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, कभी कभी बोलने में। तो देखिए, तो फिर से समझ लीजिए डायूरेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। डायूरेटिक्स आर ड्रग्स विच promotes the excretion of sodium and water in the urine. I hope कि आपको समझ में आया होगा। अब ये आपके देख रहे हैं आप इतनी चीजें, ये आपकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑल्सो बी इन अ डिफरेंट बुक्स। आप अगर आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन को भी कई खिचड़ी कर दी गई है। तो खिचड़ी को मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें खिचड़ी क्या चीज हुई है। किसी बुक में तो रिसेप्टर के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने यहां पे दोनों लिखा हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन डीसीटी, थायाजाइड्स, है ना। तो इसको हम लूप डायूरेटिक्स, ये आप देख रहे हैं जो बिल्कुल ब्लू कलर में है, थायाजाइड, है ना, एल्डोस्टेरोन एंडोगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये किसी बुक में आपको मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ड्रग एक्टिंग नेफ्रॉन या ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। और उसके बाद एक जो रेड कलर में आप देख रहे हैं कि ड्रग एक्टिंग एट पीसीटी साइट ए, ड्रग्स एक्टिंग एट TAL साइट B, and drug acting at DCT साइट C, drug acting at late DCT साइट D। तो ये इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन है। हमें आप लोग जिस तरीके से आपको इसको समझ में आता है, आप चाहे तो इनहिबिटर्स या रिसेप्टर के अकॉर्डिंग आप इस क्लासिफिकेशन को आप लर्न कर सकते हैं, या फिर आप ये साइट ए, साइट बी, साइट सी, साइट डी, इसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन को आप लर्न कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये देखते हैं कि साइट ए, साइट बी, साइट सी ये क्या है। ये बहुत इजीली इसलिए समझ में आ जाएगा कि नेफ्रॉन के साइट्स होते हैं, जैसे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, है ना। उसी तरीके से आप देखेंगे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। फिर डीसीटी आप देख सकते हैं। तो डीसीटी क्या होते हैं,
डिसेंडिंग सॉरी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स, है ना। फिर आप देखेंगे लेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स। तो ये अपने नेफ्रॉन के पार्ट्स को आप बड़े आसानी से, आपको पहले से याद है और आप इसको समझने में आपको थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। तो देखिए ये जो ए साइट है आप ये देख रहे हैं पीसीटी, इसी को हम बोलते हैं पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल, यानी ग्लोमेरुलस, या हम इसको बोलते हैं बो कैप्सूल। तो बो कैप्सूल जो है इसके जस्ट ये जब खत्म होता है तो जो शुरुआत में आ रहा है उसको हम, यानी इसके ग्लैमरुलस के पास में जो पार्ट्स पाए जाते हैं नेफ्रॉन के, उसको प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइट पे ए पे कौन सी ड्रग्स वर्क करती है ये हम समझेंगे। तो देखिए साइट ए पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये आपका दूसरे जो क्लासिफिकेशन की हेडिंग है, लेकिन यहाँ पे ड्रग्स एक्टिंग एट पीसीटी साइट ए, इस पे एसीटाजोलामाइड, ये ड्रग का नाम है एसीटाजोलामाइड। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और अगर आपको इसमें कुछ आवाज की अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करें कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो एसीटाजोलामाइड, एसीटाजोलामाइड यहाँ पे वर्क करती है और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यानी कि एसीटाजोलामाइड कहाँ पे वर्क कर रही है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल पे, ये आपको लर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ड्रग्स एक्टिंग एट TAL साइट बी। साइट बी आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये आपको अब आपको बता दें कि TAL क्या है। तो TAL है ना, यानी कि हम ये कहते हैं कि लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं, है ना। तो TAL यानी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे डिसेंडिंग होता है, ये डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहा है, ये असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे जो वर्क करेगी मेडिसिन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोर यूजफुल ड्रग्स ऑन द साइट बी विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो आप ये देख सकते हैं सबसे ज्यादा साइट बी पे जो डिस्क्राइब करने वाली मेडिसिन है वो आपका इस यहीं पे है, यानी थिक, है ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिक यानी थिक मतलब मोटा, यानी कि मोटा समझ रहे हैं, मोटा, तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। तो यहाँ पे जो डायूरेटिक्स यूज होती हैं उसको हम लूप डायूरेटिक्स नाम से भी जानते हैं। इसमें जो ड्रग्स हैं फ्यूरोसेमाइड, बुमेटानाइड, टोरसेमाइड, ओके। तो आप देख सकते हैं फ्यूरोसेमाइड, बुमेटामाइड, है ना, और टोरसेमाइड, ठीक है। तो ये थ्री ड्रग्स हैं जो साइट बी पे वर्क करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वर्क करती हैं, ओके। अब तीसरी जो इसके जो क्लासिफिकेशन में आ रहा है ड्रग्स एक्टिंग एट डिस्टल कन्वोलेटेड साइट सी ट्यूबल्स। तो आप देख सकते हैं तीसरी जो इसकी साइट सी जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट सी। तो ये जो चीज है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं साइट सी, है ना। तो इस जगह पे यानी कि कहाँ पे है ये, यानी कि हमारे बो कैप्सूल से नजदीक पास में पीसीटी है और दूर डीसीटी है ना। तो डिस्टल, है ना, कन्वोलेटेड ट्यूबल्स। और यहाँ पे जो वर्क करने वाली मेडिसिन है वो कौन सी है, उसको हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, थायाजाइड, है ना। ये ग्रुप नेम है थायाजाइड, या आप ये कह सकते हैं कि ड्रग्स एक्टिंग एट डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स। अब इसमें जो ड्रग्स आते हैं क्लोरोथायाजाइड, आप चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथियाजाइड, बेंड्रोफ्लूमेथियाजाइड, बेंजथायाजाइड। आपको एक स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आपको प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन में क्यों आती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट यू आर अनएबल टू प्रोनाउंस या द नेम ऑफ मेडिसिन्स, ओके। यानी जो आपकी मेडिसिन के नाम है उसको आप सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं,
और आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज को उस वक्त तक लर्न या आपके दिमाग में सेट नहीं होगा जब तक कि आपको उस वर्ड को सही ढंग से पढ़ने ना आ जाए। बिकॉज मैं इंग्लिश का टीचर रहा हूं और मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि जो चीज, जो सेंटेंस या जो वर्ड आपको, ये चीज आपको समझ में आएगी या लर्न होगी जब तक कि आप इसको सही ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन है तो आपके जबान पे एक बार में चढ़ता है, और नहीं तो सिर्फ आप गोल मटोल की तरह आप लर्न करना चाहते हैं, इसको देख करके लर्न करना चाहते हैं कि ऐसा क्लोरोथिया आएगा तो समझ जाएंगे कि वही मेडिसिन है। तो इस तरीके की सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है आपका फार्माकोलॉजी में। तो क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेन थियाजाइड है ना, बेंड्रोफ्लूमेन थियाजाइड, अब बेंजथायाजाइड, ये 1 2 3 4 5, there are 5 medicines which is working on distal convoluted tubules, it means site C। आप ये देख सकते हैं साइट सी है, यहां पे जो वर्क करने वाली मेडिसिन है ये है। उसके बाद आते हैं ड्रग्स एक्टिंग एट लेट डीसीटी साइट डी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, यानी कि बिल्कुल कलेक्टिंग डक्ट से पहले, कलेक्टिंग डक्ट से पहले, यानी जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट से पहले जो पार्ट्स आते हैं नेफ्रॉन के, उसको हमने यहां पे नाम दिया है साइट डी। साइट डी, इसको हम बोल रहे हैं लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। और इसी तरीके के आपको बुक में मिल जाएंगे जो आपको क्लासिफिकेशन लर्न करने हैं। अब इसमें देखिए इसका दूसरा नाम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, यानी इसमें आप देखिए इसमें ये जो ग्रुप का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें मेडिसिन कौन कौन सी है, स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, इप्लिरेनोन है ना, इप्लिरेनोन। उसके बाद डायरेक्ट इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ये आ रहे हैं आपका। तो इसमें जो है एमिलोराइड, ट्राइएमेट्रिन है ना, ड्रग्स। अब पूरे नेफ्रॉन पे जो काम करने वाले हैं, जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स कहलाते हैं, वो मैनिटोल, ग्लाइसेरॉल, आइसोसोर्बाइड, ठीक है, या सॉर्बिड बोलिए, मैनिटोल, ग्लाइसेरॉल, आइसोसोर्बाइड, उसे तो बाइट बोलना चाहिए लेकिन आइसोसोर्बिड, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें जो साइट डी पे वर्क करने वाली लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल पे स्पाइरोनोलैक्टोन, इप्लिरेनोन है ना, ये दो ड्रग्स हैं। उसके बाद सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं, डायरेक्ट इनहिबिटर है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, यानी कि सोडियम को इनहिबिट कर देते हैं, तो एमिलोराइड और ट्राइएमेट्रिन, ठीक है। और उसके बाद जो पूरे नेफ्रॉन पे वर्क करते हैं उसको हम ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स कहते हैं, या ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंटायर नेफ्रॉन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, और आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी जानकारी हासिल हो रही है तो प्लीज इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए कहीं छोड़कर मत जाइए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है मोड ऑफ एक्शन, जो कि मैंने बताया कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशंस, ओके। इस पे आपको एग्जाम के नजरिए से आपको इसको नहीं पढ़ना है, आपको इसकी जानकारी के लिए पढ़ना है। तो अगर आपको ज्यादा इस पर टाइम लग रहा है समझने में तो आप इजिली इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसीटाजोलामाइड जो कि पहली जो ड्रग थी, आप बताइए कि कहाँ पे क्लासिफिकेशन में, अभी मैंने बताया कि एसीटाजोलामाइड ये किस साइट पे वर्क करती है। तो आप समझ सकते हैं इसके जो दूसरे जो नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, यानी एसीटाजोलामाइड। तो अभी एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम, ये एंजाइम होता है एंड इट कैटेलाइजेज द फॉलोइंग रिएक्शन इन दिस, है ना, रिएक्शन। तो ये जो क्या होता है कि अब इसमें एक रिएक्शन आपको समझ लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको मैं बता देता हूं
तो देखिए अब इसमें होता क्या चीज है कि H2O एंड CO2, इसके देखिए जब हम दवा को खाते हैं H2O एंड CO2 कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जब ये H2O और CO2 को कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 आयनाइज टू फॉर्म H आयन एंड HCO3 माइनस आयन, है ना। When the enzyme carbonic anhydrase is inhibited, जब इसको एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, है ना, कौन सी दवा? एसिटाजोलामाइड। तो H ions are not able so available, so the exchange of H ion with sodium does not occurs। तो इसके साथ जब ये H आयन अवेलेबल नहीं रहेगा तो सोडियम क्या होगा? H के साथ एक्सचेंज ऑफ H आयन विद सोडियम, तो ये सोडियम डज नॉट अगर सोडियम वहां पे मौजूद नहीं होगा। सोडियम इज नाउ एलिमिनेटेड, जब वो एलिमिनेट हो जाएगा, सोडियम इज एलिमिनेटेड विद HCO3 बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट एक्सक्रेशन, यूरिन इज अल्कलाइन, है ना। तो यूरिन कैसा बन जाएगा? अल्कलीन बन जाएगा। ठीक है, तो यही इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि क्या है, आपको बता दें कार्बोनिक एनहाइड्राइज जो एंजाइम है यही जाकर के वहां पे इनहिबिट करता है जो H आयंस में कार्बोनिक एसिड को टूटने नहीं देता है, और ये जो है सोडियम जो है वहां पे मौजूद नहीं होता, उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। ठीक है, तो अब एक चीज और आप समझिए, इसमें ये हो गया। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो एडवर्स इफेक्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारी बुक में देखते हैं कि इंडिकेशन जो होता है वो पहले होता है और एडवर्स इफेक्ट मैंने पहले लिखा है। बिकॉज यू बीइंग अ फार्मासिस्ट, बिकॉज देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंडिकेशन ज्यादा पढ़ते हैं कि किस रोग में कौन सी दवा देनी है, लेकिन बीइंग अ फार्मासिस्ट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द एडवर्स इफेक्ट, और आपको दवा देने से पहले सबसे पहले आपको एडवर्स इफेक्ट के बारे में सोच लेना चाहिए कि इसके क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो उसके क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें जब आप सोचेंगे और इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो कभी भी आप कोई भी ड्रग्स को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखते हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, किसके? एसिटाजोलामाइड के। ओके, एसिटाजोलामाइड के एडवर्स इफेक्ट, दीज इंक्लूड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जब आता है तो आप समझिए कि स्किन रैशेस हो सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, नेफ्राइटिस भी हो सकता है, नेफ्रॉन में सूजन भी आ सकती है। ड्राउजीनेस, देखिए पैरेस्थीसिया जो है, ड्राउजीनेस मतलब क्या होता है? जैसे कि आप नींद से पहले वाली जो आपको जो कंडीशन होती है, बिल्कुल आंख बंद होने लगती है, तो उसको बोलते हैं। और पैरेस्थीसिया यानी आप एनेस्थीसिया का नाम सुना होगा। एनेस्थीसिया इट मींस लॉस ऑफ द सेंसेशन, है ना, यानी सेंसेशन खत्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। और पैरेस्थीसिया इट मींस इंक्रीज द सेंसेशन। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसमें सेंसेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी ये आप ड्रग्स लेते हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि हाथों में पैरों में हो सकता है कि टिंगलिंग यानी झुनझुनी टाइप का आपको कंप्लेन मिल जाए, है ना, कि पेशेंट आके बोले कि यार इसमें झुनझुनी हो रही है, या प्रिकिंग, या ऐसा कहे कि देखिए जैसे ऐसा मुझे बदन में लग रहा है जैसे कोई चींटी काट रही हो, है ना, और मुझे दिख नहीं रहा है, चुभने की या सुई चुभाने की, है ना, ये महसूस होता है मुझे। तो वैसे में आप समझिए कि एसिटाजोलामाइड के एडवर्स इफेक्ट है। हाइपोकैलमिया, हाइपोकैलमिया इट मींस केस आप जानते हैं पोटेशियम होता है, हाइपो मतलब कम, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? यानी कि पोटेशियम की कमी। ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी इसमें जब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी टू मच एसिड इन द फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो है एसिडिक हो जाएगा। हेडेक होते हैं एंड रीनल स्टोन, यानी कि आप दवा दे रहे हैं किसी और चीज का और फॉर्मेशन रीनल स्टोन भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब क्या होता है?
तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब विरोधाभास, यानी कि आप इसमें कौन से कंडीशन में आप नहीं देंगे, ठीक है। तो लीवर डिजीज अगर है किसी को तो आप नहीं देंगे इस मेडिसिन को, है ना, एसिटाजोलामाइड, बिकॉज हेपेटिक कोमा में बी प्रेसिपिटेटेड इन द पेशेंट विद सिरोसिस ड्यू टू डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इन एल्कलीन यूरिन। यानी अगर लीवर डिजीज है तो हो सकता है कि दवा देने से उसका अमोनिया जो है उसके यूरिन से बाहर ना आ पाए, और जिसकी वजह से या विद लीवर हेपेटिक कोमा में जा सकता है अगर सिरोसिस है। तो इस तरीके के लीवर डिजीज में इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन माना गया है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी में अगर आप देते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि इसका जो है और ज्यादा उसकी हालत खराब हो सकती है ना, बुरा हाल हो सकता है। वर्सेनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन इन पेशेंट विद सीओपीडी, यानी कि अगर सीओपीडी का कोई मरीज है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, अच्छा इसमें तो सीओपीडी में कौन कौन सी बीमारियां आती है, ब्रोंकाइटिस आता है, एम्फाइसीमा आता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा इसमें अगर आप देते हैं इसको तो इसमें भी आपको एसिडोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से मरीज में और बुरी हालत हो सकती है ना। उसके बाद इंडिकेशन इसमें समझिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड इज सेल्फ लिमिटिंग इन नेचर। आपको बता दें कि ये ड्रग्स रेयर है, ये ड्रग्स रेयर है और डॉक्टर्स के द्वारा इस पे जिस क्लासिफिकेशन में इसको रखा गया उस तरीके से इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग इन नेचर, यानी कि इसका नेचर ये बहुत कम वर्क करता है। इट प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट लाइक एसिडोसिस एंड हाइपोकैलमिया, जो हमने बताया अभी आपको। दस इट इज नॉट यूज एज डायूरेटिक एनीमोर, इंस्टेड करेंटली इट इज एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसमें देखिए डायूरेटिक्स के जैसा इसमें इस्तेमाल नहीं होता है ना एसिटाजोलामाइड के, कि डायूरेटिक्स के लिए हम दे इसको, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए दे, तो ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर इसको अब कम कर दिया, बंद कर दिया है इसको, क्योंकि उससे क्या हो जाता है एसिडोसिस और हाइपोकैलमिया की शिकायत आती थी और ये इसमें उतना वर्क नहीं करता था। नैरो, जैसे नैरो स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं ना, उसे तो सेल्फ लिमिटिंग इन नेचर। उसके बाद तो दवा, ये जो मेडिसिन है किसमें देते थे, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज, है ना, ये ग्लूकोमा जिसमें हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हो जाता है तो एज एडजुवेंट टू अदर ऑक्यूलर हाइपोटेंसिव, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए ग्लूकोमा में हम जो मेडिसिन दे रहे होते हैं तो इसमें मरीज को तो ग्लूकोमा के लिए दे रहे, तो ये मेन ड्रग्स नहीं है ग्लूकोमा के, ये हेल्पिंग यानी जिसको सपोर्टिंग ड्रग्स बोलते हैं ना। जैसे आपने कोई पिक्चर देखते हैं ना, तो मूवी देखते हैं तो मूवी में एक मेन हीरो होता है, एक साइड से एक लीड हीरो होता है जो उसका चेला होता है उसमें, तो उसी तरह से चेलागिरी वाला काम है ना। तो ग्लूकोमा है। अल्कलाइनाइजिंग यूरिन फॉर यूरिन ट्रैक्ट, देखिए अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसको आप देते हैं, क्यों देते हैं, तो ये एंटीबायोटिक तो है नहीं, लेकिन अल्कलाइनाइजिंग यूरिन यानी कि उसको प्रमोट करता है। और एसिडिक सर्टेन, अगर हम कुछ ड्रग्स ऐसे दे रहे हैं जो एसिडिक ड्रग्स हैं, एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन एसिडिक ड्रग्स यानी कि उसको निकालना है ना। जैसे हमने कुछ ड्रग्स खा लिया है और हमारे बॉडी के अंदर जब, जैसे हमने बताया कि एसिड इन बॉडी फ्लूइड्स, तो उसमें उसको अगर हमें बाहर निकाल देना है तो उसमें भी हम दे सकते हैं इसके लिए, है ना। तो ये प्रमोट करता है। और एसिडिक नेचर में अगर है, बेसिक नेचर है, तो आप उसमें देखिए इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब उसके बाद आता है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी मतलब क्या होता है, ये मिर्गी होता है, और ये भी जो है इसकी जो मेडिसिन है ये हेल्पिंग मेडिसिन है। तो एडजुवेंट का मतलब जो साइड से दिया जाए। इन अब्सेंस ऑफ सीजर्स यानी झटके ना आ रहे हो, एंड व्हेन प्राइमरी ड्रग्स आर नॉट फुली इफेक्टिव, अगर प्राइमरी ड्रग्स जो है अगर इफेक्टिव नहीं है तो एक्यूट। उसके बाद देखिए इसका और कहाँ पे यूज है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई माउंटेनियर्स यानी कि जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं या, है ना, तो वहां पे जो उनकी प्रॉब्लम आती है रेस्पिरेशन से, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो वहां पे भी दिया जा सकता है। सिम्प्टोमैटिक रिलीफ के लिए भी दे सकते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस, तो प्रोफाइलैक्सिस इज मीन प्रिवेंट, यानी कि पहले से ही हम खा लें ताकि हमें जो जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये ना आने पाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन भी बोली जाती है। तो प्रोफाइलैक्सिस, है ना, तो इसमें हम देते हैं। उसके बाद पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, इसके साथ भी हम इसको देते हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स लाइक ट्राइमेट्रिन और एमिलोराइड आर यूज्ड टुगेदर विद thiazide diuretics and high ceiling diuretics. They do not allow hyperkalemia to occur and increase the natriuretic
एंड एंटी हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स स्लाइटली। तो इसके साथ भी ये इस एसिटाजोलामाइड को दिया जा सकता है जिससे कि सोडियम है ना बाहर निकल सके, और उसके बाद जो एंटी हाइपरटेंसिव है रिस्पॉन्स उसका थोड़ा वो उसमें वर्क कर सके। जब हम सोडियम बाहर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, हाइपरटेंशन कम होगा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एसिटाजोलामाइड, जो मैंने आपको इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशंस है ना, एडवर्स इफेक्ट और किसके साथ क्या देना है ये आपने देखा। ठीक है, इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वंस अगेन आई रिपीट दैट इट इज नॉट इन योर सिलेबस एंड इट्स माय गारंटी, इट इज नॉट कम्स इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि ये एग्जाम में आने वाला है और इसको पढ़ना जरूरी है। नो, इट्स अ वेस्ट ऑफ द टाइम है ना, एट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन है ना। तो आपको पढ़ना है तो अभी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के नज़रिए से आपको ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी अगर आपको जानकारी हासिल हो रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिना सब्सक्राइब हुए इस चैनल को ऐसे ही छोड़ के ना जाएं। तो थैंक यू सो मच and bye bye. Once again I visit this channel and I will discuss again on another topics. Thank you.